हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2021 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन, कैपेसिटर्स ए एंड बी हैव द सेम वोल्टेज अक्रॉस देयर प्लेट्स। मींस जो दो कैपेसिटर गिवन है ए और बी, उनकी वोल्टेज के अक्रॉस सेम वोल्टेज है। However, the energy of capacitor A can melt m kilogram of ice at 0 degree Celsius, while the energy of capacitor B can boil away the same amount of water at 100 degree Celsius. If the capacitance of A is 16 millifarad, then the capacitance of B is। मीन्स आपसे कह रहा है ए की कैपेसिटेंस इतनी है कैपेसिटर की, तो बी की कैपेसिटेंस बताओ कितनी होगी। और कह रहा है ए कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो m किलोग्राम आइस को मेल्ट कर देती है, और आइस का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। और बी कैपेसिटर की एनर्जी सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मींस m किलोग्राम वाटर को बॉयल कर देती है, और वाटर का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। सो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो कैपेसिटर गिवन है ए और बी। ए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम C1 मान लेते हैं, बी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम C2 मान लेते हैं। सो हमें C1 कितना गिवन है 16 मिली फेरेड, और C2 हमें निकालना है। इसकी प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम V मान लेते हैं। सो इसकी प्लेट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल या वोल्टेज कितना होगा V होगा। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है कैपेसिटर की वो हाफ CV स्क्वायर या फिर क्याउ स्क्वायर बाय 2C, या फिर हाफ इंटू में क्याउ इंटू में V के इक्वल होती है। सो यहाँ पर कैपेसिटेंस और वोल्टेज की बात हो रही है, सो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे हाफ CV स्क्वायर। सो ए कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम U1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो किसके इक्वल होगी हाफ C1V स्क्वायर। और बी कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम U2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इक्वल टू होगी हाफ C2 इंटू में V स्क्वायर के। और गिवन है कि ए कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो m किलोग्राम आइस को मेल्ट कर देती है, और आइस कितने टेम्परेचर पर है 0 डिग्री सेल्सियस पर है। सो आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है वो वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। और कितना आइस गिवन है m किलोग्राम। सो यहाँ पर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि m किलोग्राम आइस वाटर में कन्वर्ट हो सके। सो यहाँ पर फेज या फिर ये कह सकते हैं कि स्टेट चेंज हो रही है। सो यहाँ पर लेटेंट हीट यूज होगी, और यहाँ पर जो लेटेंट हीट यूज होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, जिसकी वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। मींस आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। मींस 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। सो m किलोग्राम आइस थी तो पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो m को 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आइस किस में आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। 1000 m ग्राम आइस है। सो इसको अगर हम 80 से गुणा कर देंगे तो इतने कैलोरी हीट चाहिएगी m किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली जो आपका बी कैपेसिटर है उसकी एनर्जी वाटर को बॉयल कर देती है। मींस m किलोग्राम वाटर को बॉयल करने के लिए या फिर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी बी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कराती है। सो यहाँ पर m किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 m ग्राम होंगे। और यहाँ पर जो लेटेंट हीट यूज होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज होगी, जिसकी वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। मींस 1 ग्राम वाटर को
बॉयल करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? 540 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। अगर हम 540 को 1000 m से गुणा कर दे तो वो हीट आ जाएगी जो देनी पड़ेगी m किलोग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। सो ये जो एनर्जी है, ये जो हीट है, वो कौन प्रोवाइड कराएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कराएगी बी कैपेसिटर की। सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके बराबर कर देंगे और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके बराबर कर देंगे। जैसा यहाँ पर किया गया है, हाफ C1 V स्क्वायर इक्वल टू दिस, हाफ C2 V स्क्वायर इक्वल टू दिस। मीन्स यहाँ पर इन दोनों की गुणा करके इसके बराबर कर दिया, इन दोनों की गुणा करके इसके बराबर कर दिया। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, हाफ C1V स्क्वायर बटे में हाफ C2V स्क्वायर इक्वल टू दिस बटे दिस। यहाँ पर ऊपर से नीचे से 4 जीरो कैंसल आउट हो जाएगी, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 8/54। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, तो C1/C2 कितना आ जाएगा? 8/54। सो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54/8 C1। C1 की वैल्यू 16 मिली फेरेड थी, वो आपने रख दी, 8 दूनी 16 पे कट गया, 54 गुणा 2 108 आ गया। सो C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 108 मिली फेरेड आ गई और यही हमें निकालनी थी। तो C2 की वैल्यू कितनी होगी? 108 मिली फेरेड। मतलब बी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी? 108 मिली फेरेड। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट of 14 ampere is divided into 3 branches forming parallel combination. The lengths and diameters of 3 branches are in the ratios 2:3:4 and √2:1:2 respectively. The current in each branch, if wires are of the same material, will be respectively. Means कह रहा है 3 ब्रांच है और वो तीनों ब्रांच मिलकर के पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रही है और 14 एम्पियर करंट उन तीनों में डिवाइड हुआ है और वो 3 ब्रांचेज जो है उनकी लेंथ्स का रेशियो 2:3:4 है और डायामीटर्स का रेशियो √2:1:2 है और कह रहा है वो सेम मटेरियल की बनी हुई है। मींस उनकी जो रजिस्टिविटी है वो सेम है। तो करंट पूछ रहा है हर ब्रांच में कितना होगा ये बताइए। सो यहाँ पर हमने 3 ब्रांच ले ली, एक ये ब्रांच है, दूसरी ये ब्रांच है, तीसरी ये ब्रांच है और 14 एम्पियर करंट आया, वो इन तीनों में डिवाइड हो गया और फाइनली 14 एम्पियर करंट बाहर निकल गया और इन तीनों का मटेरियल सेम है तो तीनों की रजिस्टिविटी रो क्या होगी? सेम होगी। और हमें पता है अगर कोई वायर हो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, लेंथ एल हो, रजिस्टिविटी रो हो, तो उसकी रजिस्टेंस किसके इक्वल होती है? रो एल बाय ए के इक्वल होती है। यहाँ पर हमें 3 ब्रांच दी गई थी, उनको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो ब्रांच है उसकी लेंथ को हम L1 मान लेते हैं, डायामीटर को D1 मान लेते हैं और उसकी रजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं। दूसरी जो ब्रांच है उसकी लेंथ को L2 मान लेते हैं, डायामीटर को D2 मान लेते हैं और रजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं। थर्ड जो ब्रांच है उसकी लेंथ को L3 मान लेते हैं, डायामीटर को D3 मान लेते हैं और रेजिस्टेंस को R3 मान लेते हैं और ये तीनों सेम मटेरियल की है तो इनकी रजिस्टिविटी सेम होगी और मान लेते हैं वो रो है। सो रो क्या है? रजिस्टिविटी है तीनों ब्रांचेज की। और देखिए हमें लेंथ का अनुपात गिवन है L1 अनुपात L2 अनुपात L3, कितना गिवन है? 2:3:4 और हमें डायामीटर का अनुपात गिवन है D1 अनुपात D2 अनुपात D3, कितना गिवन है? √2:1:2। हमें पता है जो रेजिस्टेंस होती है वो रो एल बाय ए के इक्वल होती है। सो सबसे पहले हम एरिया को डायामीटर की टर्म में लिखेंगे। सो एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है और जो रेडियस होती है वो डायामीटर का आधा होती है तो पाई D/2 का स्क्वायर लिख देंगे। सो यहाँ पर सिंपलीफाई करके फाइनली क्या आ जाएगा? 4 रो अपॉन पाई L/D स्क्वायर।
सो रेजिस्टेंस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी L बाय डी स्क्वायर के। मीन्स यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी डिपेंडेंसी लेंथ और डायामीटर पर इस तरीके से होगी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी L बाय डी स्क्वायर के। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायामीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पर अगर हम R1 अनुपात R2 अनुपात R3 निकाले तो किसके इक्वल आएगा? L1 बटे D1 का स्क्वायर अनुपात L2 बटे D2 का स्क्वायर अनुपात L3 बटे D3 का स्क्वायर। सो यहाँ पर वो वैल्यू रखेंगे तो 2/√2 का स्क्वायर अनुपात 3/1 का स्क्वायर अनुपात 4/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1:3:1 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R1 R2 R3 जो है 1:3:1 में है। मीन्स अगर R1 की वैल्यू अगर हम R ले तो R3 की वैल्यू कितनी आएगी? R आएगी। और R2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3R आएगी। मीन्स जो यहाँ पर दिखाई गई है R1 जो है फर्स्ट ब्रांच की रेजिस्टेंस थी और सबसे ऊपर कौन सी ब्रांच ली थी हमने? फर्स्ट। बीच में दूसरी थी, नीचे कौन सी थी? तीसरी थी। तो इसकी रेजिस्टेंस R अगर हमने मानी तो R3 कितना होगा? R के बराबर होगा और R2 किसके बराबर होगा? 3R के बराबर होगा। सो हमें पता है पैरेलल के अंदर जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। सो यहाँ पर अगर हम कहें कि 3R में I करंट बह रहा है तो इसमें कितना होगा? 3I होगा और इसमें भी कितना होगा? 3I होगा। 3I I और 3I टोटल कितना हो गया? 7I जो किसके बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। सो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। मीन्स I की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर आ गई। मीन्स इसमें कितना करंट जाएगा? 6 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा? 2 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा? 6 एम्पियर। सो 6 2 6 आंसर आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। 6 एम्पियर 2 एम्पियर 6 एम्पियर और टोटल कितना हो गया? 14 एम्पियर। तो इस तरह से आप करंट निकाल सकते हो हर ब्रांच में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लेजर बीम हैज अपर्चर स्मॉल d इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर एंड इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर। द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल ऑफ कोण ऑफ इट्स बीम इन स्टे रेडियन इज। मीन्स कह रहे एक लेजर बीम है जिसका अपर्चर इतना है और वो एमिट्स कर रही है रेडिएशन कितनी वेवलेंथ की? 500 नैनोमीटर की। और आपसे सॉलिड एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है। सो सॉलिड एंगल जो होता है कोण ऑफ द लेजर बीम का, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो इक्वल टू होता है A/R² के। यहाँ पर ए क्या होता है? एरिया होता है सर्कुलर अपर्चर का। और आर क्या होती है? वो दूरी होती है सर्कुलर अपर्चर से जहां पे लेजर बीम को फोकस किया गया है। जैसे यहाँ पर ये क्या है? सर्कुलर अपर्चर है जहां से लेजर बीम निकल रही है और उस लेजर बीम को यहाँ पर फोकस किया गया है कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर। मीन्स ये लेजर बीम का सोर्स है। मीन्स यहाँ से लेजर लाइट निकल रही है और वो लेजर लाइट यहाँ पर फोकस की जा रही है। कितनी दूरी पर फोकस की जा रही है? स्मॉल आर दूरी पर। और सर्कुलर अपर्चर का एरिया कितना है? कैपिटल ए। सो अगर हम कैपिटल ए या फिर एरिया ऑफ सर्कुलर अपर्चर को स्मॉल आर स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो हमें सॉलिड एंगल मिलेगा जो सर्कुलर अपर्चर के द्वारा बनाया गया होगा। और अगर कैपिटल आर क्या हो? रेडियस हो सर्कुलर अपर्चर की और स्मॉल डी क्या हो? डायामीटर हो सर्कुलर अपर्चर का, तब जो एरिया होगा सर्कुलर अपर्चर का वो किसके इक्वल होगा? पाई इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर जो है डायामीटर का आधा होता है। सो D/2 लिख सकते हैं कैपिटल आर की जगह। सो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? पाई D/2 का स्क्वायर। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं एरिया को अगर स्मॉल आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? सॉलिड एंगल मिल जाएगा। सो यहाँ पर
जो डी है वही क्या होता है, अपर्चर होता है, वही क्या होता है, सर्कुलर अपर्चर का डायामीटर होता है। मींस जो डायामीटर होता है सर्कुलर अपर्चर का, उसी को नॉर्मली हम अपर्चर भी बोल देते हैं। और स्मॉल आर क्या होती है, वो डिस्टेंस होती है अपर्चर से जहां पर बीम को फोकस किया जाता है। और डी क्या होता है, अपर्चर होता है। बट यहाँ पर हमें स्मॉल आर गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें अपर्चर और वेवलेंथ गिवन है। तो एक अनदर फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल निकालने का, सॉलिड एंगल ऑफ कोन ऑफ द लेजर बीम, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो पाई इंटू थीटा स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगुलर डाइवर्जेंस होता है बीम का, जो लैम्डा अपॉन डी के इक्वल होता है। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ होती है, डी अपर्चर होता है। सो यहाँ पर अगर हम थीटा की जगह लैम्डा बाय डी रख दे, तो सॉलिड एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, पाई लैम्डा स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। सो सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर थी, तो 500 गुणा में 10 की पावर -9 का स्क्वायर हो जाएगा। और डी कितना था, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, तो उसका हमने स्क्वायर कर दिया। फाइनली इस पूरे को हम सोल्व करेंगे और वैल्यू आ जाएगी 2.42 इंटू 10 की पावर -9। सॉलिड एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। सो ये जो आंसर आएगा वो स्टेरेडियन में आएगा। सो सॉलिड एंगल कितना होगा, 2.42 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 स्टेरेडियन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर सप्लाइड टू अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम वेरीज विद टाइम एज p इक्वल टू 3t स्क्वायर बाय 2। Here p is in watts and t is in seconds. If the velocity of particle at t equal to 0 is 0, the velocity of the particle in meter per second at time t equal to 2 second will be। मीन्स आपसे कह रहा है एक पार्टिकल जिसका मास 2 किलोग्राम है, उसको हम पावर सप्लाई कर रहे हैं। और कितनी पावर सप्लाई कर रहे हैं, P इक्वल टू 3t स्क्वायर बाय 2, जो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। मींस जो पावर सप्लाई की जा रही है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। और पावर किस में है, वाट में है, टाइम किस में है, सेकंड में है। मींस पावर और टाइम ऐसा यूनिट में है। सो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी भी किस में आएगी, ऐसा यूनिट में आएगी। और वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पर कितनी है, 0 है। मींस पार्टिकल इनिशियली किस में है, रेस्ट में है। और आपसे पूछ रहा है टी इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। देखिए हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन ड्यू टू ऑल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। मींस वर्क डन ड्यू टू ऑल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो सबसे पहले तो हमें वर्क डन निकालना होगा, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 सेकेंड लग। मींस जो पावर सप्लाई करी गई है उस पावर ने टोटल कितना वर्क किया है, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 सेकेंड लग, वो हमें निकालना होगा। सो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो इंटीग्रेशन होगा पावर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और पावर किसके इक्वल गिवन थी, 3t स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर p की जगह ये वैल्यू रख देंगे 3t स्क्वायर बाय 2 इंटू में dt। और टाइम की जो लिमिट होगी वो 0 से 2 रख देंगे। और यहाँ पर 3/2 बाहर आ जाएगा, अंदर जो टी स्क्वायर बचेगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3/3। और लिमिट जो होगी वो 0 से 2 होगी। और यहाँ से 3 बाहर आके इस 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाहर कितना बचेगा, 1/2। और टी की पावर 3 बच जाएगी। और लिमिट क्या है, 0 से 2। 1/2 तो बाहर ही है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगी, 8। और 0 की पावर 3 कितना रहेगी, 0। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की, 4 आ जाएगी। सो वर्क डन कितना आ गया, 4 जूल आ गया। यहाँ पर इस वर्क डन की वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं
और काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वो हम यूज करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पर हम v मान लेते हैं और मास कितना गिवन है 2 किलोग्राम। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू में 2 इंटू में वी स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि इनिशियली वो पार्टिकल रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी इनिशियली या फिर t इक्वल टू 0 पर 0 थी। अगर t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 थी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सो यहाँ पर 0 रख देंगे। 4 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1/2, 2 इंटू में वी स्क्वायर माइनस का 0, 2 से 2 कट जाएगा तो 4 किसके इक्वल आ जाएगा, वी स्क्वायर के। v कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट्स। ए स्टेटमेंट क्या है, इफ हीट इज एडिड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। बी स्टेटमेंट क्या है, इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय अ सिस्टम इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए इज करेक्ट बट बी इज रोंग, बी इज करेक्ट बट ए इज रोंग, बोथ ए एंड बी आर रोंग। अब देखिए ए जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दी है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। जब भी आप हीट देते हो तो उससे वो वर्क डन कर जाता है, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है। सो हम कह नहीं सकते कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही होगा। सो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, लेकिन सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है। पॉजिटिव वर्क डन है तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ही होगा। ये बात श्योर है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, बी तो करेक्ट होगा बट ए क्या होगा, रॉन्ग होगा। सो थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय ई वेक्टर इक्वल टू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी जे कैप। द corresponding मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज गिवन एज। मीन्स आपसे कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है जो ये है, और आपसे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूछ रहा है क्या होगा। मीन्स आपसे बी वेक्टर पूछ रहा है और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होते हैं। मींस ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम होगा, बट यहाँ पर ई नोट की जगह क्या लिखा जाएगा, बी नोट लिखा जाएगा, जैसा यहाँ पे लिखा गया है। बी वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो इक्वल टू होगा बी नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए जो यहाँ पे लिखा गया है वही यहाँ पे लिखा गया है। बट यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का बी नोट होगा, और बी नोट किसके इक्वल होता है, ई नोट बाय सी के इक्वल होता है। वो हम लिख देंगे, बट मेन प्रॉब्लम आएगी डायरेक्शन को लिखने में कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, जे कैप, और वेव किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है वो हम इससे निकालेंगे, के जेड माइनस ओमेगा टी। दोनों का जो साइन है वो अपोजिट है, तो वेव जो है पॉजिटिव में जाएगी, और जेड है तो प्लस का के कैप में क्या होगी, वेव प्रोपागेट करेगी। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगी, पॉजिटिव के कैप में। मींस पॉजिटिव जेड एक्सिस के अंदर वेव प्रोपागेट करेगी। वो आपने कैसे निकाला, दोनों का साइन अपोजिट है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर जेड है तो
जेड एक्सिस के अलोंग जाएगी। जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। सो हम कह सकते हैं वेव किस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगी, पॉजिटिव के कैप के अंदर प्रोपागेट करेगी वेव। मींस जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रही है वो कौन सी डायरेक्शन है, प्लस का के कैप है, या फिर सिंपली इसको के कैप भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जे कैप में है। सो हम जानते हैं कि जो वेव प्रोपागेट करती है उसको हम के वेक्टर के अलोंग मानते हैं, जो कैसे निकाली जाती है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मींस ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलोंग ही वेव क्या करती है, प्रोपागेट करती है। सो ये हमें कितना गिवन है, के कैप गिवन है, ये हमें कितना गिवन है, जे कैप गिवन है। ये आई कैप होगा या माइनस आई कैप होगा वो देखना पड़ेगा कि जे कैप की गुणा आई कैप के साथ करने पर के कैप आता है, या जे कैप की गुणा माइनस आई कैप के साथ करने पर के कैप आता है। जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, माइनस के कैप। मीन्स ये तो नहीं आ रहा के कैप, माइनस के कैप आ रहा है। बट जे कैप की गुणा माइनस आई कैप से करेंगे तो के कैप आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं बी वेक्टर जो है या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में होगा, माइनस आई कैप के अलोंग होगा। मींस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपागेट करेगा। सो यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा वेक्टर, वो बी नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू में माइनस का आई कैप लिखा जाएगा। और बी नोट किसके बराबर होता है, ई नोट बाय सी, और ये माइनस आगे आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा। बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का ई नोट बाय सी साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इस तरह से आप इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को निकाल सकते हो। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम फेज में होते हैं, इसलिए जैसा यहाँ पर ये था साइन था तो साइन लिख दो, कोस था तो कोस लिख दो, जैसा अंदर है वैसा लिख दो। बट मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो ई नोट बाय सी होता है तो ई नोट बाय सी लिख दिया। और वेव किस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगी वो यहाँ से पता लगेगा। इनका साइन अपोजिट है तो पॉजिटिव में जाएगी, जड़ है अंदर तो के कैप में मूव करेगी। सो यहाँ पर वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, के कैप में। और याद रखिए वेव की जो डायरेक्शन है वो दी जाती है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। मींस इस डायरेक्शन में ही वेव प्रोपागेट करेगी और के वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर के वेक्टर कितना गिवन था, के कैप, ये जे कैप था, ये आई कैप होगा या माइनस आई कैप होगा वो डिसाइड करेगा कि जे कैप के साथ किसकी क्रॉस प्रोडक्ट करने पर के कैप आता है। जे कैप क्रॉस आई कैप करने पर माइनस का के कैप आता है, सो ये नहीं होगा बट माइनस आई कैप होगा। जे कैप की क्रॉस प्रोडक्ट माइनस आई कैप के साथ करने पर के कैप आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर किसके अलोंग होगा, माइनस आई कैप के अलोंग होगा। यही हमने डायरेक्शन लिख दी, फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट लैम्डा नोट बी द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच कैन आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। लाइट ऑन दिस वेवलेंथ is incident on a hydrogen atom which is in its first excited state. The kinetic energy of the electron coming out will be। मीन्स कह रहा है हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है उसकी एनर्जी को जीरो कर देगी इतने वेवलेंथ की लाइट। मीन्स ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है लाइट की जो क्या करेगी, हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है उसकी एनर्जी को जीरो कर देगी, मीन्स उसको बाहर निकाल देगी। लेकिन अगर इतनी ही वेवलेंथ की लाइट हाइड्रोजन एटम पे डाली जाए, बट इस बारी जो हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये बात तो श्योर है कि वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। मींस वो भी इसको आयोनाइज करेगी हाइड्रोजन एटम को, बट इस बारी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वही काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या था, वो ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट से
जस्ट उसको बाहर निकालना है, मीन्स जस्ट उसके काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है, तभी हम कहते हैं कि हमने उसको आयोनाइज कर दिया। बट इस बार वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तब उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको आयोनाइज करने के लिए। अगर कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए, हमने जो ज्यादा एनर्जी दी है, कम एनर्जी यूज होगी उसको बाहर निकालने के लिए, तो जो एनर्जी बचेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में बच जाएगी। देखिए, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी, मींस जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था उसको मिनिमम हम कितनी एनर्जी दे कि वो आयोनाइज हो जाए, मींस उसकी एनर्जी जीरो हो जाए। उसको मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो फोटोन गिरेगा वो मिनिमम कितनी एनर्जी का होना चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होना चाहिए, ताकि वो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे। बट ये कह रहा है अगर इतनी ही एनर्जी का फोटोन कहाँ पे गिरे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन पे गिरे, मींस अगर वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर हो, तो अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा तो ये कह रहा है भाई साहब मेरे को तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए। बाकी जो बचेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन की, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर ये एनर्जी कितनी है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मींस ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है उसको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दो, ये फ्री हो जाएगा, मींस इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। बट आपने जो फोटोन डाला है वो तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला है, तो जो बच गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कहाँ चली जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।